नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज मैं उरई शहर में हूं, जो जनपद जालौन उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आज मैं ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवा रहा हूं जिन्होंने ऐसा समाज सेवा का कार्य किया है, शायद जनपद जालौन नहीं, 2-4 जिला में सर जी का नाम है। सर्विस के दौरान भी सोशल वर्क का कार्य करते हैं। आज हमारे बीच में हैं माननीय सम्मानीय परम आदरणीय परम श्रद्धेय आर के साक्या जी हैं, जो मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूं। सर जी, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और यूट्यूब चैनल सोशल राही आपका स्वागत करता है, अभिवादन करता है, आभार व्यक्त करता है। साथ में हमारे जो सवाल रहते हैं, उन सवालों को मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी, सबसे पहले तो आप अपने उस जीवन की कहानी को जोड़िए जो बचपन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसकी थोड़ी बहुत झलक जरूर दिखाइए आप। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल सोशल राही का और साथ ही आपका बेहद ही हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जो आपने बीड़ा उठाया है समाज के मुझ जैसे या मुझसे भी खोए हुए लोग जो कार्य तो बहुत अच्छा करते हैं उनको सामने लाने का, उसके लिए आप निश्चय ही बधाई के पात्र हैं। आपका कार्य निसंदेह ऐसा है जो समाज को और समाज में खोए हुए, छुपे हुए, दबे हुए लोगों को ऊपर कार्य करने का जो कार्य कर रहे हैं आप, छुपे रुस्तम को निकालने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं कहूंगा कि आप जौहरी हैं, क्या कहने, जो ऐसे लोगों को निकालकर, कोयले से निकालकर, पत्थर से निकालकर तराश रहे हैं। अब रही बात मेरी, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं बचपन से या पारिवारिक रूप से दबा हूं। हालांकि हर व्यक्ति के जीवन में, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ तो परेशानियां, कठिनाइयां आती हैं। जी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं विशेष रूप से पीड़ित रहा। हालांकि प्रयास बहुत किया गया, लेकिन चूंकि मेरे स्वर्गीय दादाजी जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, मेरे पिताजी जो एक राजस्व विभाग में एक राजपत्रित अधिकारी रहे, मेरी माताजी, उन्होंने ऐसे मुझ में गुण भर दिए कि मैं इन सारे विरोधों को, सारी प्रताड़नाओं को दरकिनार करते हुए अपने लक्ष्य पर चलता रहा हूं और चल रहा हूं। हालांकि मुश्किलें आज भी जो है जीवन में बहुत हैं, क्योंकि लोगों को अपने घर की रोटी पसंद नहीं आती है। उनको पड़ोस के घर की जो घी से महकती हुई भी अगर रोटी ना हो, लेकिन अगर चूल्हे की महकती हुई रोटी भी उनको जो है खुशबू अगर उनके नाक में आ जाती है तो उससे उनको बड़ी पीड़ा होती है। जी। तो ऐसी ही पीड़ा जो है, ऐसे ही लोगों की पीड़ा का एक मैं भी शिकार हूं। खैर, मेरा विश्वास मेरे साथ है, मेरे कार्य मेरे साथ हैं और आप जैसे व्यक्तित्व मेरे साथ हैं। तो मुझे निसंदेह आपको देख करके मुझे कबीर साहब की एक बाणी याद आ रही है। उन्होंने लिखा है कि वृक्ष कबो नहीं फल बाके, नदी न सींचे नीर, परमारथ के कारण सो साधन धरा शरीर।
नदियां कलकल की आवाज करती हुई बहती हैं, वे स्वयं पानी नहीं पी लेती हैं। सही बात। वृक्ष जब भी फल जाता है तो वो नीचे झुकने का काम करता है। क्यों? कि उसके अंदर बोझलता आ जाती है। तो सर जी, आपने अपने जीवन में वो कार्य किया, आपने वृक्ष भी लगवाए, वृक्ष लगाने का शौक रहा, तो हमारे दर्शकों को थोड़े वृक्ष के बारे में, लगाने के बारे में जरूर बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। अब चूंकि मैं अपने ही जालौन जनपद का ही निवासी हूँ, माधोगढ़ ब्लॉक के एक छोटे से गांव भंगा का रहने वाला हूँ जी। और आज भी मेरा उन जड़ों से लगाव है जो मेरे गांव से शुरू होती हैं। जी जी। उसी का नतीजा ये हुआ कि जब मैं मेरे बाबूजी की नौकरी के साथ साथ मैं विभिन्न जगहों पर रहा, तो मैंने देखा कि मेरे गांव की जो हरितमा है, जो हरियाली है, जो खूबसूरती है, वो शहरों में उतनी ज्यादा नहीं दिख रही है। लोग जो है मकान बनवा रहे हैं, लेकिन उसमें उनको पेड़ नहीं लगा रहे हैं। 5 फुट की जगह देने में कष्ट होता है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मतलब मेरा पर्यावरण है वो जो प्रदूषित हो रहा है, वो वर्तमान देख रहे हैं, अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं, जिस भविष्य में उनकी आगामी पीढ़ियां सम्मिलित हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऑक्सीजन का जो कमी महसूस हो रही है, ये सारी वृक्ष के वजह से। जी हाँ, बिल्कुल। ये सारी चीजें देख के सन 1984 में जब मैं कक्षा 9 में था, मेरे बाबूजी ललितपुर में पदस्थ थे। उस समय अचानक मेरे कुछ मित्रों के साथ इस तरह की जी अपने 2 अन्य मित्रों को साथ लेकर एक पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाई और ललितपुर से बणी जन इंटर कॉलेज के गेट से 2 पेड़ लगाकर शुरुआत हुई। फिर शुरुआत में आपने 2 पेड़ लगाए? शुरुआत में पहले दिन 2 पेड़ लगाए। अच्छा। जिसमें बहुत सारे लोग उस समय शामिल थे। तो चूंकि मुझे उस समय सहायता मेरे बाबूजी के एक अधिकारी के पद पर होने से कुछ अत्यधिक सुविधा प्राप्त हो गई, जिसमें मुझे जो है पेड़ों के आसपास ट्री गार्ड के लिए मुझे पीडब्ल्यू से कुछ सहायता प्राप्त हुई, जिनको हमने कटवा के उन पेड़ों के आसपास लगाया। फिर जब तक बाबूजी हमारे ललितपुर जनपद रहे, तो ललितपुर जनपद में 10,000 से अधिक पेड़ों का रोपण किया। उसके बाद जो बाबूजी का मतलब मेरे पिताजी, अच्छा पिताजी राजस्व विभाग में अधिकारी थे। बाबूजी क्या करते थे आप? मेरे बाबूजी जो है पापा जी, जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं, जी नाम सर जी और बता दीजिएगा। स्वर्गीय श्री रामनारायण वर्मा, और वो तहसीलदार थे राजस्व विभाग में। अच्छा। जी। उसके बाद जो यात्रा शुरू हुई ललितपुर से, जो अभी तक नहीं थमी और ना ही थमने दूंगा। अच्छा। वृक्षारोपण के क्षेत्र में मतलब जो सिलसिला चालू हुआ है जी, उन्हीं के दौरान चालू हुआ है और उस मंजिल तक आप पहुंचा के रहेंगे। बिल्कुल। और इसके लिए मैंने जो है मेरी वसीयत भी की है, जो रजिस्टर्ड है उसमें स्पष्ट रूप से मैंने ये वसीयत की है कि जब मेरी देह जो है से आत्मा निकले, तो मेरे शरीर को विद्युत शवदाह गृह में ही जलाया जाए। उसके बाद मेरी जो अस्थियां हैं उनका विसर्जन मेरे खेतों में करके किसी एक जगह वृक्ष लगाना, बाकी लगा के एक फलदार वृक्ष लगाया जाए। मैंने जीवन में प्रयास किया। सर जी, आपने तो ऐसे पेड़ कई स्मृति के रूप में लगाए होंगे? जी हाँ, बिल्कुल। वर्तमान में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बड़े हैं, कुछ लब्ध प्रतिष्ठित लोग हैं, जैसे जनपद के वर्तमान मंत्री जी हैं भानु प्रताप जी, नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पेड़ लगाए हैं, जिनके द्वारा लगाए हैं, और उनको उस पेड़ की पूरी जिम्मेदारी दी है। अच्छा। और मेरा सौभाग्य है कि वो लोग वक्त वक्त पर आकर अपने उन पौधों को देखते हैं और उनकी संभाल करते हैं। अच्छा, उन्हीं के नाम से लग जाते हैं कि जैसे कोई अधिकारी आपके पास आया जी, तो आपने पेड़ लगवाने का काम किया जी, कि जब भी वो आए कम से कम उन्हें एक याद आ जाए कि ये पेड़ हमने लगवाया है। क्यों सर? जी हाँ, बिल्कुल। इसलिए यादगार में आप लगवा देते हो। यादगार में लगता है, और इससे उनकी एक जिम्मेदारी भी बनती है
कि हाँ मैंने ये जो कार्य किया है ये बेहद अच्छा कार्य किया है, मैंने मेरे भविष्य के लिए कार्य किया है। सर जी मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे अपने को गति देता हूँ। और आगे एक बार हमने क्या देखा था, एक स्टेज प्रोग्राम चल रहा था। जी हाँ। वहां पे कई लोग कलाकार हमें ऐसे मिले कि जिन्होंने जैसे राड फोड़ने का काम किया जी। और कई लोग आग भी लगा लेते हैं। जी। तो सर जी मैंने भी आपके बारे में कुछ सुना है ऐसा। जी हाँ, कि आपने भी ये काम किया है। जी ये बिल्कुल सत्य तो है। मेरे दर्शकों को जरूर बताएं सर। बिल्कुल सत्य है। और मुझे अभिनय का बचपन से ही शौक रहा है। स्कूल में, विद्यालय में जो है ये सारे कार्यक्रम किए हैं जी। और वर्तमान में अभी मैं इस तरह के कार्य जो है, जैसे कि अपने शरीर पर, नंगे शरीर पर जी ट्यूबलाइट की रॉड तोड़ना या अपने हाथों से उनको जो है दोनों हथेलियों से उनको मसलना या मोमबत्ती को, पिघली हुई मोमबत्ती को अपने शरीर पर टकराना, फायर ईटिंग करना या जो है नीचे कांच या कीलों के ऊपर लेट कर ऊपर से बाइक निकलवाना, ये सारे काम मैं करता हूँ। सर जी आप जब इतना बड़ा काम करते हैं तो आपको डर महसूस नहीं होता है कि कहीं कांच लग जाए? लोग कांच को तो देख करके बहुत ज्यादा घबराहट पैदा होती है उनके अंदर। हाँ ये बात तो सच है। आप कैसे कर लेते हैं सर जी सारी चीजें? दरअसल मैं कोई भी कार्य करता हूँ तो उसके कार्य करने के पीछे मेरा एक जुनून होता है जी, कि मैं इस कार्य को कितने अच्छे तरीके से मैं संपन्न कर सकूं। जी। तो जब संपन्न करने का जुनून जब मन में आ जाता है, उस स्थिति में फिर किसी चीज का भय नहीं रहता। अच्छा। हालांकि ये कार्य करते समय मुझे एक बार ऐसा हुआ, वर्ष 2016 में मैं अपने पूरे पैरों को जला बैठा था जी, जिसके कारण मैं 4 महीने तक बिस्तर पे था। अच्छा। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मैंने जलने के बावजूद भी वो कार्यक्रम पूरा बंद नहीं किया, पूरा किया। जी हाँ, पूरा किया और निष्ठा पूर्वक किया, जिसके YouTube पर भारत एक देश के नाम से जो है जी पड़ा हुआ है वीडियो, लोगों ने डाला है जी, जो मुझे स्नेह करते हैं। और सर जी 2 काम आपके हो गए हैं जो मेरे दर्शकों को देखने को मिले और सुन भी रहे हैं। और तीसरा कार्य है, मैंने आपके बारे में सुना है कि सर आप लेखन भी बहुत अच्छा करते हैं। जी हाँ। ये तो अभी तक के कितनी पुस्तकें आपने लिखी हैं, क्या लिखा है? सर जी मेरे दर्शकों को बताने का कार्य करें। मैं स्वयं तो नहीं कह सकता कि मैं अच्छा लिखता हूँ जी, लेकिन जब लोग पसंद करते हैं तो मुझे एक सुखद अनुभूति होती है। तब मुझे लगता है कि हाँ मैंने कुछ सार्थक लिखा जी। और ये लेखन कार्य मैं जब कक्षा 8 में था तब से शुरू हुआ। उसके बाद विभिन्न पत्र पत्रिकाओं जैसे मुख्य रूप से दैनिक जागरण, बच्चों के लिए सुमन सौरभ, पराग, चंपक, नंदन, बड़ों के लिए सरता, गृह शोभा, इस तरह की कादम्बरी, इस तरह की पुस्तकों में लेखन लगातार चलता रहा। इसके बाद जो है लगभग 10 से अधिक जो है काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। सर जी सरता की तो बहुत अच्छी पब्लिसिटी है। जी हाँ, जी हाँ। सरता में भी आपने लिखा है? सरता में? जी हाँ, सरता में लिखा, धर्मयुग में लिखा और अनवरत रूप से लघु कथाएं, कविताएं और लेख, जिसमें एक लेख जो है मुलायम शासन के बाद के समय की बात है। उस समय काफी जो है लोगों ने उसको पसंद किया था, जो कि अंग्रेजी लेखन के संबंध में था। और अब चूंकि लेकिन समाज सेवा के प्रति कुछ रुझान ज्यादा होने के कारण जी, लेखन थोड़ा सा जो है अब सिर्फ आत्मसंतुष्टि के लिए रह गया है। अच्छा। जिसमें आमतौर पर मैं जो है अतुकांत कविताएं लिखता हूँ और अतुकांत कविताओं में मेरा मुख्य जो विषय होता है वो वर्तमान की परिस्थितियों को लेकर होता है जी। जो अनुभव, जो कटु अनुभव हम आप झेलते हैं, दैनिक जीवन में झेलते हैं, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य जो है वो जब हम देखते हैं, दबे कुचले लोगों को देखते हैं जी, बेटियों के ऊपर अत्याचार होते हुए देखते हैं, तब आप लिखते हैं?
उनको लेकर जरूर जो मन में घुटन उठती है, उसी घुटन को मैं मतलब वो घुटन आप लेखन के माध्यम से जी हो। अच्छा सर, आप काम कर रहे हैं। और सर जी, जब आपने लेखन काम चालू किया है और आपने अपनी पुस्तकों में अपनी भागीदारी निभाई है, तो कहीं शासन या प्रशासन के द्वारा आपको पुरस्कृत भी किया होगा? जी हाँ, बिल्कुल। इस मामले में मैं कहूँगा, मेरे बाबूजी ने बचपन में, बाबूजी का कार्य ये था कि मेरी कोई भी रचना प्रकाशित होती थी जी। तो सन 82 से मेरे रचनाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। अब बहुत जर्जर हालत में हो गए हैं वो वाले न्यूज़पेपर या पत्र पत्रिकाएं जो थोड़ा सा निकालने पे टूट जाते हैं। सही बात है, वो सहेज के रखा हुआ है। काफी सालें बीत गई हैं। उस समय 10 रुपए मिला करते थे। अच्छा। तो 10 रुपए उस रचना के प्रकाशन पर मुझे मिलते थे जी। फिर मेरे बाबूजी 10 रुपए और देते थे। बाबूजी 10 रुपए देते थे? 10 रुपए और देते थे, तो वो 20 रुपए जो है बाबूजी ने, जब मैं कक्षा 3 में था तब उन्होंने SBI में मेरा एक खाता खोल के रखा हुआ था, उस खाते में डाल दिए जाते थे। तो जब ये सब चलता रहा तो उन्होंने ये बोला कि जो सम्मान का 1 रुपया हो, एक कागज हो, सही बात, वो अमूल्य होता है। सम्मान छोटा या बड़ा नहीं होता, सम्मान सम्मान होता है। सम्मान सम्मान होता है। सही। जिसका नतीजा हुआ कि मैंने उस सम्मान का सम्मान रखा अपने हृदय में, और मेरे पूर्वजों का ही प्रताप है जी। उनका आशीष है, उनकी सीख है, जो मुझे आज माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी, मुख्य चुनाव आयुक्त जी, इसके अलावा उप मुख्यमंत्री जी, दिल्ली के महापौर, इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अलावा शासन और प्रशासन से 1 सैकड़ा तो शायद संख्या कम है। जी 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 जी। इससे ज्यादा सम्मान प्राप्त हुए। जैसे हाल ही में मुझे जनपद जालौन में ही जालौन गौरव का सम्मान प्राप्त हुआ। पिछले महीने पुनः जिलाधिकारी महोदय ने, क्षमा कीजिए, पिछले वर्ष पुनः जिलाधिकारी महोदय ने सम्मान किया। तो अब ये सम्मान जो है जब मिलते हैं तो मुझे लगता है कि मेरा कुछ करना सार्थक है। अच्छा सर जी, हमारा एक क्वेश्चन उठ रहा है यहाँ जी। जो सम्मान दिया जाता है जी, सम्मान क्या कार्य करता है? ये आपका सवाल जो है बेहद ही उचित है जी। सम्मान एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, हालांकि अधिकतर यही होता है कि जो भी व्यक्ति जो कार्य करता है वो स्वयं की खुशी के लिए होता है, लेकिन उसी खुशी में, लेकिन उससे प्रेरणा भी लोगों को मिलती है। वही मैं कह रहा हूं कि उसी खुशी में यदि किसी ने आपको सम्मान के लिए, जरूरी नहीं है कि कोई प्रमाण पत्र दिया जाए, सही बात, कोई स्मृति चिन्ह दिए जाए, आपके सम्मान के लिए किसी ने कुछ लोगों के बीच में 2 शब्द, यदि स्टेज पे 2 शब्द बोलने का काम किया तो जो समझो कि लाखों प्रमाण पत्र मिल चुके आपको। या आपके कार्यों के कारण, जो आपकी आयु नहीं देखता, जो आपकी आयु अवस्था नहीं देखता, आपके कार्यों के कारण यदि आप किसी के बीच में जाएं और लोग खड़े हो जाएं, वो आपके कार्य का सम्मान है। और उस सम्मान के कारण वो उत्प्रेरणा जो मिलती है, उससे हमारे कार्य करने की क्षमता जो है और कई गुना बढ़ जाती है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और मैं समझता हूं इस तरह के उदाहरण आपके जीवन में भी आए होंगे। निश्चय आए होंगे कि जब आपके कार्य के प्रति आपका लोगों ने सम्मान किया। जी। और सर जी, मैं आगे फिर अपने प्रश्नों को गति देता हूं। किसी ने लिखा है, एक हमने गीत सुना था, बाबुल का ये घर बहना किसी और का ठिकाना है। मतलब मेरा संकेत तो आप समझ रहे हो कि संकेत मेरा कहाँ जा रहा है। मेरा संकेत लड़कियों की शादी की ओर जा रहा है। जी जी बिल्कुल। और कैसे लोगों के पास जा रहा है? जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बेचारे अपने बच्चों को लेकर के परेशान हैं। दहेज की इतनी ज्यादा जड़ें मजबूत हो चुकी है सर कि शायद हर किसी की बस की बात नहीं है। सही बात। तो वो अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे हैं, शादियां कैसे कर पाएंगे?
तो मैंने सुना है आपके बारे में कि आप उनका सहयोग करके उनकी गरीब बच्चियों की शादी करने का काम करते हैं सर, मेरे दर्शकों को बताने का काम करते हैं। जी बिल्कुल। दरअसल मैंने देखिए, एक बात तो हर व्यक्ति के लिए होती है, किसी भी धर्म और जाति में हो जी, उनका सपना होता है कि उनके बच्चे जब बड़े हों, खासतौर पर बेटे के लिए भी होता है, लेकिन बेटी के लिए बेटी के लिए ज्यादा होता है कि अपनी बेटी के वो हाथ पीले करके उसका कन्यादान कर सही बात, कन्यादान कर सके। और कन्यादान करने के लिए भले ही वो बेटी को कितने नाजों से पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, पढ़ाता है, सब कुछ करता है जी। उसके बाद फिर वो सोचता है कि मैं अपनी बेटी को ऐसे तरीके से विदा करूं जी कि ना बेटी के मन में कोई मलाल हो, ना मेरे मन में कोई मलाल। सही बात। तो मैंने देखा कि योजनाएं तो बहुत हैं, और ख़ास तौर पे अब सामूहिक विवाह होते हैं तो उनमें बहुत सारा आजकल का माहौल है, तो लोग दुरुपयोग भी बहुत करते हैं। तो मैंने देखा सामूहिक विवाहों में दुरुपयोग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। इस बीच में जो वाकई में पात्र हैं जी, उनमें से अधिकांशतः रह जाते हैं। तो 2006 में मेरे कुछ मित्रों के साथ इस तरह की बैठक हुई, जिसमें एक मेरे मित्र हैं, अजीज मित्र हैं, लालजी निरंजन जी। उन्होंने मुझे मेरा उत्साहवर्धन किया कि नहीं, आप ये कार्य शुरू करें। तो 2006 से मैंने जो है 2006 से आपने चालू किया निर्धन परिवार की कन्या जी, जो किसी भी रूप में सक्षम न हो कि वो अपनी बेटी की शादी कर सके। तो 2006 से मैंने, अच्छा इसमें कोई जाति बंधन नहीं, कोई धर्म बंधन नहीं था, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो। 2006 से जब ये शुरू किया तो उनके लिए पूरे रीति रिवाजों के साथ जी ये विवाह कार्य मैंने शुरू किए। अच्छा सर जी, यहाँ एक क्वेश्चन और उठ रहा है कि आपके पास गरीब तबके की बच्चियां आती कैसे हैं? मेरे कार्यों के कारण मेरा जो सोशल नेटवर्क है जी, वो अत्यधिक फैला हुआ है। अच्छा, तो प्रतिवर्ष हम लोग जनवरी में इस तरह की सूचनाएं प्रेषित करते हैं। इसके अलावा प्रिंट मीडिया के माध्यम से एक प्रेस वार्ता करके हम अच्छा ये सूचना प्रसारित करते हैं, विज्ञापन उसमें निकलवा देते हैं, जिससे जो है आवेदक अपने आप आने लगते हैं जी। और जो भी परिवार रहते हैं उनसे किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं ली जाती। मतलब लड़का तो वो लोग पसंद करते होंगे, लड़का सारे रिश्ते नाते वही पसंद करते हैं। मेरा कार्य सिर्फ आप जो केवल है खर्चा पूरा रीति रिवाज के साथ विवाह करना, जिसमें मैं मेरी पत्नी और परिवार सहित, मेरी माताजी, भाई भाभी सहित जो है लड़के का तिलक करना। अरे वाह सर, ये कार्य हम लोग का रहता है। बाकी जो नियम परंपराएं जो होती हैं, जिसकी जिस हिसाब से होती है वो अपनी निभाता है। सर जी, किसी ने लिखा है कि करे जो भलाई बगैर लालच की उसी को रहमान कहते हैं। करे जो भलाई बगैर लालच की उसी को रहमान कहते हैं। सुने जो दीन दुखियों को उसी को भगवान कहते हैं। हिला दे ख्वाहिशी को उसे तूफान कहते हैं। जो तूफानों से टकराए उसे हम इंसान कहते हैं। इंसान की सर बहुत बड़ी परिभाषा होती है। बिल्कुल सही। और अभी तक सर आप कितनी लड़कियों की शादी लगभग कर चुके होंगे? हिंदू और मुस्लिम मिला के अभी तक 18 शादियां की हैं जी, जिसमें एक तलाकशुदा भी है और एक विधवा भी है जी। विधवा विवाह मैंने शुरू किया जी, और पुनर्विवाह तलाक का जो है, तलाक वाली लड़की जो थी उसका भी पुनर्विवाह किया। अच्छा। और सर जी, 18 लड़कियों की शादी आपने की है। अब लोगों का यहाँ थोड़ा सवाल और भी हो जाएगा कि ऐसा तो नहीं कि साक्या जी ने एक साल में ही निपटा दी हो? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। साल में 2006 से जब ये कार्य शुरू किया जी, तो प्रतिवर्ष जो है, कोई भी गर्मियों के समय या किसी भी समय जो है एक मुहूर्त निकलवा के जी प्रतिवर्ष करने का था, जिसमें मेरे कुछ अभिन्न मित्रों ने बेहद ही सहयोग किया, जिसमें एक लालजी निरंजन जी हैं, महेंद्र भाटिया, जो कि मुझे लगातार अपना मैरिज हॉल निःशुल्क देते हैं। अच्छा।
कौन सा हॉल बताया? रघुवीर धाम मैरिज हॉल। अच्छा, रघुवीर धाम, महेंद्र भाटिया वो जी। पुल के नीचे है। जी जी बिल्कुल, वो निःशुल्क देते हैं। इसके अलावा मेरे और अन्य कई मित्र हैं, वो किसी ने जैसे सिलेंडर दे दिया जी, किसी ने कुछ दे दिया, किसी जिसकी जितनी श्रद्धा होती है जी। वो सहयोग करता है, लेकिन मुख्यतः जो है खर्च मेरा और मेरी पत्नी। मतलब शुरुआत आपने करवाई है? जी जी, आपके द्वारा शुरुआत हुई है। तो एक साल में क्या एक लड़की की शादी करते हैं आप? निश्चय तो एक ही लड़की का है, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी अपनी अपनी वेतन से 10-10 हजार रुपए प्रति माह सामाजिक कार्य हेतु अलग निकाल के रख लेते हैं। अच्छा, जिसमें अब मेरे बच्चे भी, उनकी जो बचत होती है जी, वो अपनी बचत के अनुसार जितना उनको लगता है कि इतना दे देना चाहिए, उतना पैसा वो सामाजिक कार्यों के लिए वो दे देते हैं। जी, उसी पैसे से, अब चूंकि नौकरी पेशा हूं, असीमित धन नहीं है, जी, जी, तो जितना सीमित हमारे पास धन है, जितना सीमित हम व्यवस्था कर सकते हैं, इस वजह से एक बच्ची की शादी करने का निर्णय किया था, जी। जो कि कभी कभी 2 शादियां हो गई। इस कारण से ये 2006 से अभी तक 18 शादियां हो गई। सर जी, मैं इंटरव्यू इसलिए दिखाने का काम कर रहा हूँ आपका जी, कि लोगों के पास एक ऐसा मैसेज है कि लोग बाग अपना जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं वो व्यक्तिगत गुजार रहे हैं। बिल्कुल। लोगों को लगता है कि लोगों के पास भले ही सर्विसमैन हो, यदि उनके पास 2 लड़कियां हैं तो वो चिंता से जुड़ जाते हैं। और आपने अभी तक 18 लड़कियों की शादी की है। सर, आज आपने वो काम किया है कि इससे प्रेरणा लेना चाहिए लोगों को कि साक्या जी ने इतना बड़ा काम किया है। लोग बाग 2 लड़कियों को चिंतित लेकर के घर बैठने का काम करते हैं। ये बुजुर्गों का आशीर्वाद है जी, जो मुझे कुछ करने का सौभाग्य मिला, वरना पशु भी पैदा होते हैं, सही बात है। अपना जीवन यापन करते हैं और लास्ट में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जी, उनको कहते हैं पशु की मौत मरना। पशु की मौत। कौन पशु कब पैदा हुआ, कब मर गया, किसी को नहीं जानकारी। जी, सर जी, मुझे एक कहावत याद आ रही है। किसी ने लिखा है कि आदमी जीता है, पैसा कमाता है, खाना खाता है, अंत में मर जाता है। अंत में मर जाता है। पैसा इसलिए कमाता है कि वो कमा सके, जीता इसलिए कि वो कमा सके, खाता इसलिए कि जी सके, लेकिन फिर भी मर जाता है। फिर भी मर जाता है ना। बिल्कुल। लेकिन उसको अगर उसने यदि एक लक्ष्य बनाया कि मेरा जीवन किसी और के काम आए, लिखा है कि ना पता कि जिंदगी का कब घट फूट जाए, ना पता जिंदगी में कब शाम हो जाए, मैं ऐसा मौका ढूंढता हूं कब मेरी जिंदगी किसी के काम आ जाए। किसी के काम आ जाए। वो काम लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, लेकिन आपका जो नाम है वो आग में नहीं जलेगा, आग में वो हमेशा जिंदा रहेगा। तो सर जी, आप मेरे बीच में आए, आपने मेरे दर्शकों को पूरी जानकारी देने का काम किया। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, साथ में आपको नमस्कार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये कार्य उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे। आप स्वयं एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं और आप भी जो है इस कार्य के साथ साथ आपकी भी उत्तरोत्तर प्रगति हो, ऐसी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत